आज हम हीलियम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। ये एक नोबल गैस है, मतलब रंगहीन, गंधहीन और हाइड्रोजन के बाद देखें तो सबसे हल्की। लेकिन जैसा लगता है, ये सिर्फ गुब्बारों वाली गैस नहीं है। इसके कुछ उपयोग तो सच में चौंकाने वाले हैं और ब्रह्मांड की कहानी में भी इसकी अपनी एक जगह है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। हीलियम मतलब He परमाणु क्रमांक 2। इसकी सबसे खास बात शायद इसकी अक्रियता है। इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल है 1s2 वो पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों उसमें होते हैं। इसीलिए ये बहुत स्थिर है, जल्दी किसी से रासायनिक बंधन नहीं बनाती। और दूसरी बात, इसका क्वथनांक वो असाधारण रूप से कम है। कितना कम? लगभग -269 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य से बस कुछ ही डिग्री ऊपर। बहुत ही ठंडा। अच्छा, तो ये निष्क्रिय है और एकदम बर्फीली ठंडी हो सकती है। ये गुण तो सुनने में बड़े अलग हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके कुछ बड़े दिलचस्प उपयोग हैं। कैसे जुड़ते हैं ये गुण असल दुनिया के इस्तेमाल से? बढ़िया सवाल। देखिए, इसका हल्कापन और साथ में ये कि ये जलती नहीं है, ये इसे गुब्बारों के लिए, मौसम के गुब्बारों के लिए सुरक्षित बनाता है। हाइड्रोजन हल्की तो है, पर उसमें आग लगने का डर रहता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो इसका बेहद कम तापमान है ना, मतलब क्वथनांक, वो इसे क्रायोजेनिक्स में बहुत जरूरी बना देता है। क्रायोजेनिक्स मतलब वो बहुत ठंडे तापमान वाली तकनीक। हाँ वही। जैसे MRI मशीनें, उनमें जो सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं, उन्हें काम करने के लिए तरल हीलियम चाहिए। उसी से वो इतने ठंडे होते हैं कि बिजली बिना किसी प्रतिरोध के बह सके। अरे वाह! मतलब एमआरआई जैसी जरूरी मेडिकल तकनीक हीलियम पर निर्भर है। ये तो मुझे पता नहीं था। और इसकी अक्रियता का क्या? उसका भी कुछ खास इस्तेमाल है? बिल्कुल है। वो जो इसकी रासायनिक निष्क्रियता है ना, वो वेल्डिंग जैसी चीजों में बहुत काम आती है। वेल्डिंग में कैसे? जब धातुओं को बहुत ज्यादा गर्म करके जोड़ा जाता है, तो हवा की ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वो पिघली हुई धातु से रिएक्ट कर सकती है, जोड़ को कमजोर कर सकती है। तो हीलियम या आर्गन जैसी गैस का एक शील्ड बना देते हैं उसके चारों ओर। अच्छा, ताकि हवा उस तक ना पहुंचे। बिल्कुल, उसे गैस शील्डिंग कहते हैं। और इसी तरह गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। वहां सांस लेने वाली हवा में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिलाते हैं, क्योंकि ज्यादा दबाव में नाइट्रोजन खून में घुल जाती है और खतरनाक हो सकती है, द बेंड्स जैसी समस्याएं। हीलियम कम घुलती है तो वो ज्यादा सुरक्षित है। कमाल है। मतलब मेडिकल से लेके इंडस्ट्री और गहरे समुद्र तक, पृथ्वी पर तो इसके बहुत उपयोग हैं। लेकिन जैसा हमारे स्रोत इशारा कर रहे थे, इसकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ब्रह्मांड में भी इसका कुछ रोल है। वहां क्या करती है ये? हाँ देखिए, वहां तो मामला और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। असल में हमारा सूरज और जो अरबों दूसरे तारे हैं, उनकी ऊर्जा का असली स्रोत ही हीलियम का बनना है। हीलियम का बनना कैसे? तारों के कोर में जहां दबाव और तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां हाइड्रोजन के नाभिक, मतलब प्रोटॉन, वो आपस में टकराकर जुड़ते हैं और हीलियम का नाभिक बनाते हैं। अच्छा। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, आइंस्टीन के E=mc² के हिसाब से। वही ऊर्जा हमें रोशनी और गर्मी देती है। तो मतलब तारे असल में विशाल हीलियम बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। पर ये सिर्फ तारों में ही बनती है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत से ही थी? अच्छा पॉइंट है। हाँ, तारे तो बना ही रहे हैं, लेकिन हीलियम ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती तत्वों में से है। बिग बैंग के फौरन बाद कुछ ही मिनटों में जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, हाँ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर पहले हाइड्रोजन और फिर हीलियम के नाभिक बनाने लगे थे। इसीलिए आज भी हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। दूसरा सबसे ज्यादा? कितना? करीब 24%। मतलब ब्रह्मांड का जो सामान्य पदार्थ है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा हीलियम है। हाँ। और वैज्ञानिक इसी हीलियम को देखकर तारों से आने वाली रोशनी में इसकी मात्रा का विश्लेषण करके हाँ। तारों की उम्र, वो कैसे विकसित हो रहे हैं, ये सब पता लगाते हैं। ये ब्रह्मांड को समझने की एक कुंजी है, कह सकते हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें, हीलियम एक ऐसी गैस है जो हल्की है, सुरक्षित है, रासायनिक रूप से स्थिर है और इसी वजह से पृथ्वी पर MRI, वेल्डिंग, गोताखोरी जैसी जरूरी तकनीकों में काम आती है।
बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांड के बनने के समय के शुरुआती तत्वों में से एक है और तारों को चलाने वाली ऊर्जा का आधार भी। वाकई में ये सिर्फ गुब्बारों वाली गैस से कहीं कहीं ज्यादा है, निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इतना इतना सरल तत्व, जिसके परमाणु में सिर्फ 2 प्रोटॉन हैं, वो हमारे तकनीकी विकास के लिए भी इतना जरूरी है, और साथ ही पूरे ब्रह्मांड की बनावट और उसकी कहानी का भी इतना अहम हिस्सा है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। इस सरल सी दिखने वाली जटिलता पर सोचना काफी कुछ सोचने को देता है।